Hello students, myself Prem, maths teacher. Today I am here to discuss about the maths board exam. जो 10th का बोर्ड एग्जाम होना है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे हाउ वी कैन अटेम्प्ट द मैथ्स एग्जाम इन प्रॉपर वे. वी विल डिस्कस ऑल द स्टूडेंट्स मीन्स जो टॉपर हैं, एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, हर एक बच्चे के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो जो भी उनके पास पेपर आया है बेसिक का, स्टैंडर्ड का, उसमें से मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं. आपने कई बार नोट करा होगा कि जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके भी 97, 95, 93 ऐसे मार्क्स आए होते हैं. मीन्स उनके 80 में से 77, 75 ऐसे मार्क्स आए हुए हैं. तो इट डजेंट मीन दैट द स्टूडेंट हु इज गेटिंग मोर देन 70 मार्क्स ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट 80 आउट ऑफ 80. ही इज एलिजिबल. जिस बच्चे के 77 मार्क्स आए हैं उन सब बच्चों के 80 में से 80 मार्क्स आ सकते थे, बट दे हैव डिड लिटल मिस्टेक्स. उन्होंने छोटी छोटी मिस्टेक कर दी हैं तो इसलिए उनके कंप्लीट मार्क्स नहीं आ पाते. क्योंकि 37 क्वेश्चंस आने हैं और इतने बड़े पेपर में हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं. तो यही सारी मिस्टेक्स हम डिस्कस करेंगे कि हम उन मिस्टेक्स को ना करें और जो बच्चे मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं, भाई 80 में से 80, 70, वो कैसे ले सकते हैं. तो आज वही डिस्कस हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो बच्चों सबसे पहले है हमारा सैंपल पेपर. जो हमारा मार्च का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन जरूरी नहीं है कि आप जनवरी में शुरू करते हैं, वो हमारा सितंबर एग्जाम के बाद ही स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सितंबर एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रिपरेशन आगे कैसे करते हैं. तो मैं उससे रिलेटेड करूंगा डिस्कस आज कि सितंबर एग्जाम्स के बाद आपके जितने भी 80 मार्क्स के एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उन एग्जाम में जिन बच्चों के कंटिन्यूसली 30 के 80 आउट ऑफ 80 में कंटिन्यूसली मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 30 मार्क्स आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स क्या करें, 5 सैंपल पेपर, कोई भी 5 सैंपल पेपर ले लें, कोई भी 5, और प्लस एनसीईआरटी. एनसीईआरटी तो देखो सबने करनी है. एनसीईआरटी तो टॉपर, मीडियोकर, बिलो एवरेज सब बच्चों ने करनी है. वो 5 सैंपल पेपर को क्रैम कर ले अच्छी तरह. 37 क्वेश्चन और ऑप्शनल लगा के 43 के करीब बनते हैं. तो आपने वो सारे क्वेश्चन क्रैम कर ले, उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है. तो अगर आप 5 सैंपल पेपर भी कर लेते हैं तो आपके 180 to 90 के बीच में क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है, 95 के करीब. तो और प्लस एनसीईआरटी, तो आपने इसी को बार बार रिवाइज करना है. 5 सैंपल पेपर एंड प्लस एनसीईआरटी. एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज, ऑल दीज थिंग्स. तो आपने बार बार इसी को 10 टाइम्स 15 टाइम्स इसी को रिवाइज करना है, तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है. और जिन स्टूडेंट्स के 30 to 50 के बीच में मार्क्स कंटिन्यूसली, वो 50 क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, प्री बोर्ड हुआ, प्री बोर्ड से पहले कोई एग्जाम हुआ, सितंबर में हुआ, तो उन बच्चों के 30 to 50 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं. तो उन बच्चों ने क्या करना है, ओनली 10 सैंपल पेपर्स रिवाइज करने हैं बार बार. कोई भी 10 सैंपल पेपर ले लें आप. 10 सैंपल पेपर आपके जब भी फिनिश हो जाएं, आपने दोबारा फर्स्ट पेपर से शुरू करना है और बार बार उसको रिवाइज करना है. उसको बिल्कुल टिप्स पे कर लेना है आपने, एक क्वेश्चन उसका. ठीक है. और एनसीईआरटी जैसा मैंने बोला, एनसीईआरटी तो आपने करनी है. ठीक है. और जिन स्टूडेंट्स के मोर देन 50 मार्क्स आ रहे हैं, 60 भी आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, कई बार 75 के आसपास आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट मैक्सिमम जितना सैंपल पेपर कर सकते हैं. वैसे तो 20 to 25 सैंपल पेपर्स बहुत होते हैं, उनकी क्रैमिंग कर लें. क्योंकि आप जैसे जैसे सैंपल पेपर इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे सपोज करो आपको 10 सैंपल पेपर आ गए, तो उसके बाद क्या होगा, आपको कोई भी सैंपल पेपर दे दे तो उसमें से 50, 60, 65 मार्क्स के करीब सब बच्चों को आते ही होता है. क्योंकि वो 10 सैंपल पेपर्स में इतने स्टेप्स रिपीट हो जाते हैं कि हमें ऑलमोस्ट 80-90% स्टेप्स जो हैं आ जाते हैं, हमें लॉजिक क्लियर हो जाता है कई क्वेश्चंस का. ठीक है. तो जिन बच्चों का टारगेट 80 आउट ऑफ 80 है, वो मिनिमम 20 सैंपल पेपर बार बार उसको रिवाइज, मतलब बिल्कुल टिप्स पे करके जाए. उसका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आंसर उसका सारा टिप्स पे होना चाहिए. एंड दो स्टूडेंट्स विल डू एग्जाम्पलर आल्सो, एनसीईआरटी एंड प्लस एग्जाम्पलर. तो इन तीनों चीजों को करके जाएं तो डेफिनेटली दे विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है. तो ये था मेरा, जिनके बच्चों के 30 मार्क्स के नियर अबाउट आ रहे हैं, 50 के नियर अबाउट आ रहे हैं और अबव 50 आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या करना है. इसके बाद आता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं, तो इन द एग्जाम वी गेट फर्स्ट 15 मिनट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर.
तो उस क्वेश्चन पेपर में क्या है, आपने एक बार हल्की सी सारे पेपर की रीडिंग लेके कोशिश करनी है कि जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू उसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि आप उसको ओरल सोल्व कर सकते हैं। तो आपने ट्राई करना है कि उन 15 मिनट्स में आप जितने भी आपके 20 एमसीक्यू हैं उसको ओरली सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, ताकि हम जब दोबारा उसके पेपर करना शुरू करें तो हमारे 5 मिनट्स के अंदर सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट हो जाएं, ठीक है। तो 15 मिनट में आपने 5-10 मिनट पूरा पेपर रीडिंग करने पे लगाना है और 5 टू जो भी टाइम बचेगा उसमें आपने एमसीक्यू ओरली सोल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि अटेम्प्ट करते टाइम उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। यानी कि 5 to 10 के मिनट में हमारा एमसीक्यू वाला यानी कि ए सेक्शन जो है हमारा वो अटेम्प्ट हो जाए। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के बाद हम कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, बी करें, सी करें, डी या ई, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें। तो स्टूडेंट इसमें मैं सबसे बेस्ट वे बताऊंगा कि आप जो भी एग्जाम से पहले सैंपल पेपर करते हैं तो आप जब भी सैंपल पेपर रिवाइज करते हैं तो एक बार तो ऐसे रिवाइज करें कि एक बार बी सेक्शन नॉर्मली जो सिमेट्री में हमारे पास है बी सी डी अटेम्प्ट किया, फिर एक बार क्या करें सी को पहले अटेम्प्ट करें, डी को करें, ऐसे मिक्स करके आप 4-5 स्टेप्स बना लें। 4-5 बार पेपर में आप डिफरेंट सेक्शन पहले अटेम्प्ट करके, पहले डी अटेम्प्ट करके देखें या किसी में ई अटेम्प्ट करके देखें। फिर उन 4-5 पेपर्स में आपको जो सिंपल लगता है ना, भाई इसमें मेरा टाइम सेव हुआ और इसमें मेरे को टेंशन कम हुई, भाई मैंने ई सेक्शन पहले अटेम्प्ट किया और बी सेक्शन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया, तो ये मेरे को ईजिएस्ट लगा। तो आपने इस तरह से 5-6 पेपर अपनी तरफ से करके, भाई कभी बी सेक्शन, कभी ई सेक्शन, कभी डी, कभी ई, ऐसे करके पहले अटेम्प्ट, और फिर उनमें सिलेक्शन कर लेनी कि ये बेस्ट वे है मेरे लिए, ठीक है। तो आपने एग्जाम में उसी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूं, ऐसे हर बच्चे का अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि आप सबसे पहले जो ई सेक्शन है यानी कि जो 5-5 मार्क्स के 4-4 मार्क्स के हैं वो पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के बाद हमारे पास काफ़ी टाइम होता है तो यहाँ पर हमें सोचना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ई सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, केस स्टडी है, थोड़ा सा थिंकिंग स्किल इसमें आपकी यूज़ होगी, तो आप इसको ईजिली सोच के आप इसको अटेम्प्ट करते जाते हैं, ठीक है। फिर डी सेक्शन अटेम्प्ट करें, इसमें भी थोड़ा सोचना आपको ज़्यादा पड़ता है। तो जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा आपके क्वेश्चन भी क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो जैसे लास्ट में टाइम कम बचेगा तो आपके पास बी सेक्शन आएगा, ये 2 मार्क्स के होते हैं, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। क्लियर हो गया। मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिए बेस्ट रहेगा कि पहले ई, फिर डी, फिर सी और फिर बी। और उसके बाद है कि राइट सेक्शन नेम नॉट ओनली क्वेश्चन नंबर। कुछ बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, कभी 37 पहले कर दिया, फिर 25 कर दिया। आपने ऐसे नहीं करना है। अगर आपने सेक्शन आगे पीछे भी अटेम्प्ट करना है तो क्या करना है, ऊपर सेक्शन लिखना है, सेक्शन ई, ठीक है। आपने सिंपली क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है, ऐसे सेक्शन लिख के सेक्शन डी लिखा है तो फिर उसका क्वेश्चन नंबर लिखना है। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देना कि भाई क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हल्का सा जो चेकर होता है उसको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार ना, तो उसको जितना इजी फील कराओगे तो उस आपके लिए वो बेटर रहेगा। सेक्शन लिखें और उस सेक्शन के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन नंबर जो भी उसका सीरियल नंबर है उसको आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। ओनली क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना है, सेक्शन नंबर के साथ उसके क्वेश्चन नंबरिंग देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5th पॉइंट कि डोंट डू मोर कटिंग। कुछ बच्चे की हैबिट होती है कि क्वेश्चन करा उसमें कटिंग कर दी, फिर कटिंग करी, ऐसे करके। ऐसे नहीं करना है आपने। अगर आपकी बाय चांस कोई कटिंग हो भी जाती है, सपोज करो यहाँ अपने यहाँ 2-3 लाइन लगी, यहाँ पे आपने कटिंग कर दी, तो आपने और कुछ 2-3 लाइन्स ऊपर ठीक लिखी हुई है, तो आपने ये करना है उसको ऐसे सर्कल में हाईलाइट कर देना है और वो कर देना है, यानी कि टीचर को इसको देखने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद सीधा आपने जो यहाँ क्वेश्चन शुरू करा है उसको करे। और अगर ज़्यादा कटिंग हो रही है तो आप पूरा क्वेश्चन कट करके नेक्स्ट पेज पे शुरू कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी काफ़ी शीट्स होती हैं उसमें हमारे पास, तो अगर ज़्यादा कटिंग हो रही है तो आप उसको कट करके नेक्स्ट पेज पे शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि ज़्यादा कटिंग ना हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट यूज मोर स्केल। उसमें कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिसमें आपको फिगर ड्रा करनी होती है, जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम में जरूरत पड़ गई,
एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो 9 चैप्टर है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपने हर एक फिगर में जरूरी नहीं है स्केल ही यूज करने हैं, आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि आपकी रफली ही फिगर जल्दी ड्रा हो जाए, क्योंकि आप जितना स्केल यूज करोगे आप उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो आपका ज़्यादा टाइम लेगा। तो आपने क्या करना है, सपोज करो ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है, तो आप उसकी पहले ही इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि आप छोटी सी फिगर होती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, इस तरह से इजीली ड्रा हो जाती है फिगर, ठीक है। तो अगर यही मैं स्केल से ड्रा करूं तो मुझे डबल टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि रफली ही फिगर ड्रा करने की कोशिश करो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, स्केल से ना करो, और हर एक पे प्रॉपर उसके नाम लिखने हैं, ए बी सी डी ई जो भी है, ठीक है। इसके बाद है डोंट लीव एनी क्वेश्चंस, आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कोई भी क्वेश्चन है चाहे आपने क्या करना है, हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ बेसिक करके जाने हैं। आपको कुछ भी नहीं आता तो आप उसमें उसके बारे में कुछ भी लिखाओ, हल्का फुल्का उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, डिप्रेशन ये है, हाइट इतनी गिवन है, जो उसमें गिवन है सारा वो भी लिख सकते हो, तो उसका हमें कई बार बेनिफिट हो जाता है, 1 या हाफ मार्क्स हमें उसका मिल जाता है। आपने बिल्कुल उसको ब्लैंक नहीं करके आना भाई, आपने वो क्वेश्चन ही छोड़ दिया बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद है हाईलाइट द आंसर, आपने आंसर को जरूर हाईलाइट करना है, ये ना हो कि जो चेकर है उसको आप ढूंढना पड़ रहा है भाई ये आंसर कहाँ पे है, इसका फाइनल आंसर कहाँ पे आ रहा है, आपने एकदम क्वेश्चन शुरू करा, क्योंकि आपने जो भी क्वेश्चन लास्ट में फिनिश हुआ है ना, सपोज करो 30 क्वेश्चन है, ये यहाँ पे फिनिश हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसमें 2-3 लाइन छोड़ के फिर 31 क्वेश्चन शुरू करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आंसर आया, सपोज करो x = 25 ईयर्स आए आंसर, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे हाईलाइट करना है, ऐसे नॉर्मल छोड़ के नहीं आने, रेक्टेंगल बना दो, सर्कल बना दो, स्क्वायर बना दो, कुछ भी लगा लो, मतलब उसमें एग्जामिनर जो चेकर है उसको क्लियर दिखना चाहिए कि ये आंसर इसका आया हुआ है, आया समझ में। एवरी टाइम यू हैव टू हाईलाइट द आंसर। इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट है कि यू हैव टू फिनिश द योर कंप्लीट आंसर इन 2 hours 30 minutes, यानी कि 2.5 घंटे के अंदर कोशिश करनी है कि उससे पहले पहले आपका कंप्लीट पेपर जो है फिनिश हो जाए। और वो आपका कैसे होगा, वो सैंपल पेपर की हेल्प से होगा। कैसे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 5 पेपर्स 10 पेपर या 20 पेपर आपने कर लिया, तो उसको बार बार क्रैम करना है, बिल्कुल उसको बार बार रिवाइज करना है। जब वो बार बार रिवाइज करोगे तो जब आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे तो क्या होगा कि आपका 2 hours के आसपास वो पेपर फिनिश हो जाएगा। तो अब जब बार बार 5 पेपर 10 पेपर 20 पेपर आप 2 hours में फिनिश करोगे तो आपका माइंड एक सेट बन जाएगा कि मेरे को ये पेपर 2 hours में फिनिश करना है या 30 hours से पहले मुझे फिनिश करना है। तो उससे क्या होगा कि आपका 2.5 घंटे में पेपर फिनिश हो गया, फिर आपके पास बचते हैं 30 मिनट। 15 मिनट की कोशिश करनी है आपने, उसको पूरा पेपर रिवाइज करना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई आंसर हाईलाइट करने से तो नहीं रह गया, कहीं पे कोई लाइन तो नहीं मिस्टेक कर दी मैंने लिखने में। पूरा पेपर चेक करना है आपने, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास 15 मिनट और बचते हैं, 15 या 10 मिनट, तो आपने क्या करना है, ऊपर ऑप्शनल पार्ट लिख के एक नया सेक्शन में आना है, ऑप्शन पार्ट, और कोशिश करनी है जो और वाले क्वेश्चन है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो भी अटेम्प्ट करके आने हैं आपने, ठीक है। अगर आपने 80 out of 80 का टारगेट ले रखा है, उसमें क्या बेनिफिट होता है, बाय चांस आपने जो पहले पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसमें आपकी कोई मिस्टेक हो गई है, तो क्या होगा, जो चेकर है वो क्या होगा, ऑप्शनल पार्ट जब चेक करेगा तो वो क्या होगा, अगर आपने ऑप्शनल पार्ट में वो क्वेश्चन ठीक करा हुआ है तो उसके मार्क्स उसमें वो इंक्लूड कर देते हैं। आपको मार्क्स 100% मिलेंगे उसके, क्योंकि चेकिंग जो होती है उसमें यही होता है कि बच्चे को मैक्सिमम मार्क्स दे किसी भी तरह से, अगर बच्चे ने कुछ उसमें अटेम्प्ट कर रखा है। तो आपने बिल्कुल फ्री माइंड से होके इसको अटेम्प्ट करना है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, और आई होप कि आपको ये सारा जो टिप्स दिए हैं मैंने ये बेनिफिशियल लगे होंगे। तो आप आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें और 15 जैन
लास्ट रखें आप 15 जन के बाद आपने क्या करना है, खाली मैथ ही नहीं, जो भी सब्जेक्ट है आपका, साइंस, इंग्लिश, एसएस, जो कुछ भी है, आपने पूरे ईयर जो की है, तो 15 जन के बाद आप 1 मंथ रखें उस सारे सिलेबस को रिवाइज करने में। नया कुछ भी नहीं करना है आपने। 15 जन के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सारा जितना भी किया है आपने वो सारा रिवाइज करना है। वो आपको 2 बार करना पड़े, 3 बार आपको लगता है मैंने 10 टाइम्स रिवाइज किया है कुछ नया कर लूँ, ऐसा नहीं करना है। आपने बार बार जो करा है उसी को रिवाइज करना है, क्योंकि आप नया कुछ करते जाओगे और जो पीछे किया है उसको रिवाइज नहीं करोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। जो आपने किया है वही ना आपसे अटेम्प्ट हो पाए। तो जितना कर लिया है उसी को आप बार बार रिवाइज करें और पक्का कर लें उसको। ठीक है, तो आई होप आपको सारा ये क्लियर हो गया होगा और आपको इससे बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू।